हेलो दोस्तों, एक बार में आपका स्वागत है। पिछले क्लास में जो सिलेबस पर अपन डिस्कशन किए थे। आज हम देखते हैं संविधान। कोशिश करेंगे कि छोटे फॉर्म में पढ़ें इसको, क्योंकि 10 नंबर का आपका 10 नंबर के हिसाब से पढ़ना है हमको। सिलेबस आपका बड़ा है और पढ़ना है 10 नंबर के हिसाब से, तो सबसे जो लेंदी और जो सबसे ज्यादा समय लगेगा आपको वो लगेगा संविधान में। तो आपको इरिटेट ही होना कि बहुत लंबा क्लास हो रहा है या छोटा हो रहा है। तो बिना लेट के हम क्लास स्टार्ट करते हैं। तो आपके सिलेबस का पहला पार्ट था भारतीय संविधान की ऐतिहासिक पृष्ठभूमि में, कि भारत का संविधान कैसे बना, कैसा है, कहाँ से आया। संविधान एक ऐसी चीज है जो सडनली नहीं आती, एक क्रमिक प्रक्रिया होती है। एक लगातार एक समय के बाद ही संविधान बनता है। ऐसा नहीं कि आज मन सब संविधान बना दिए। इससे पहले भी कुछ न कुछ तरीके से देश राज्य चलते हैं, तो वो धीरे धीरे क्रमिक रूप से विकास होता है, इससे संविधान का निर्माण होता है। तो भारत का भी इसी प्रकार से स्टार्ट हुआ था। तो कब से स्टार्ट हुआ था हम उसको देखते हैं कि ये आपका ऐतिहासिक पृष्ठभूमि में अपन देखते हैं कि कैसे स्टार्ट हुआ था। सबसे पहले भारत का संविधान स्टार्ट हुआ था आपके 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट से। इसका थोड़ा इतिहास जान लेते हैं, 2 मिनट का, 2 मिनट नहीं सॉरी 1 मिनट का। कि जब ईस्ट इंडिया कंपनी 1600 में व्यापार करने आई, कितने 15 वर्षों का अधिकार पत्र लिखे। अधिकार कौन दिया? वहां के राजा। तो 15 वर्षों का व्यापार करने की जब ईस्ट इंडिया कंपनी आई, तो धीरे उसके शुरू में सिर्फ वो व्यापार करती थी। अब धीरे धीरे क्या व्यापार करते 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 आपका 1765 में बंगाल, बिहार और आपका उड़ीसा, इस तीनों में शासन भी करने लगी। क्या? व्यापार के साथ शासन भी करने लगी। तो पहली बार ईस्ट इंडिया कंपनी जो है 1765 में शासन करने लगी। अब 1765 के बाद आ गया 1773, जहां 1773 में ब्रिटिश गवर्नमेंट, आपका जो ब्रिटिश गवर्नमेंट जो है कंपनी पर नियंत्रण स्थापित करना चालू किया। पहले कंपनियां व्यापार करती थी विशुद्ध रूप से, तो 1765 में आपका प्रशासन भी करने लगी। तो आपका ब्रिटिश शासन ने सोचा अब कंपनी को हमको नियंत्रण करना चाहिए। तो आपका 1773 में पहली बार रेगुलेटिंग एक्ट आया। अब ये रेगुलेटिंग एक्ट क्या है? मतलब ब्रिटिश संसद ने एक कानून पास किया जिसके अनुसार ईस्ट इंडिया कंपनी की भारत में अपना शासन चलाना था। ये वाला नहीं चलाना, ये चलाना था। इसे रेगुलेटिंग एक्ट 1773 का नाम दिया गया। ये आपका सीधा क्वेश्चन बनता है आपका यहाँ पर कि भारत में संविधान का विकास कहाँ से हुआ, कब हुआ? तो आपका सीधा आंसर आएगा 1773 चार्टर एक्ट से भारत संविधान का विकास हुआ। ओके डन। अब आगे बढ़ते हैं कि अच्छा 1773 में एक और चीज था कि 1773 रेगुलेटिंग एक्ट से अभी जो बताया आपको कि कंपनी के ऊपर हस्तक्षेप का शुरुआत की। इससे पहले कंपनी अपने हिसाब से करती थी, अपने हिसाब से व्यापार करती थी। 1765 में बताया जो आपका दीवानी अधिकार प्राप्त हुआ बंगाल, बिहार, उड़ीसा में, तो उसमें प्रशासन करना चालू की। तो 1773 में हमारा पहली बार ब्रिटिश गवर्नमेंट ने कंपनी को प्रत्यक्ष हस्तक्षेप किया और एक चार्टर बनाया। चार्टर मतलब एक कानून बनाया कि आपको कैसे आपको शासन करना है, कैसे आपको भारत में काम करना है। फिर जब अब आगे आया आपका 1784 का क्विट्स इंडिया क्विट्स इंडिया एक्ट है। यहां से सीधा क्वेश्चन बनता है आपका कि कंपनी पर प्रत्यक्ष नियंत्रण ब्रिटिश गवर्नमेंट ने कब किया? तो सीधा आता है 1784 के क्विट्स इंडिया एक्ट से ब्रिटिश सरकार ने पहली बार ईस्ट इंडिया कंपनी के प्रत्यक्ष नियंत्रण स्थापित किया। क्या नियंत्रण स्थापित किया? प्रत्यक्ष नियंत्रण। सीधा क्वेश्चन बनता है, नोट डाउन कर लीजिएगा। आपका ये सीधा सीधा क्वेश्चन बनता है 1784 के क्विट्स इंडिया एक्ट से प्रत्यक्ष नियंत्रण स्थापित किया किसने? ब्रिटिश गवर्नमेंट ने कंपनी पर, है ना। अब इसका और डिटेल में नहीं जाएंगे। अब आते हैं सीधा 1833 के एक्ट पे। बीच में एक और एक्ट आया था 1793, उसके बाद आया था 1813। हम इसको डिटेल में इसलिए जाएंगे फिर क्लास लंबा हो जाएगा, जितनी जरूरत उतने पढ़ते हैं। जब हम क्वेश्चन करेंगे जब इसको
एमसीक्यू करेंगे तो उसमें जब आएगा ना तो उसमें 1813 का भी कवर हो जाएगा, आपका 1793 का भी कवर हो जाएगा। फिर मैं इसमें बताऊंगा तो क्लास लंबा हो जाएगा। सो हमको जो रिक्वायर है हम नहीं पढ़ रहे हैं। तो 1835 का वो जो चार्टर एक्ट है और बहुत इंपॉर्टेंट चार्टर एक्ट है। पहले क्या होता था, जो आपका बंगाल के गवर्नर जनरल को भारत में गवर्नर जनरल घोषित किया गया, घोषित किया गया। इससे पहले क्या होता था, 1833 के चार्टर से पहले 3 प्रेसिडेंसी थी। कौन कौन सा? बंगाल, बंगाल, आपका मद्रास, बंगाल, मद्रास और आपका बम्बई। तीनों के अपने अपने गवर्नर होते थे और तीनों को अपना अपना जितना उनका एरियाज है उसमें उसको कानून बनाने का अधिकार होता था। लेकिन 1835 के चार्टर एक्ट में क्या किया, आपको मद्रास और बंबई का जो कानून बनाने की शक्ति को खत्म कर दिया। क्या कर दिया? खत्म कर दिया। सिर्फ बंगाल का जो आपका गवर्नर है उसी को बस आपका क्या बनाया, कानून बनाने की शक्ति दी गई। और ये बंगाल के गवर्नर ना हो गए, पूरे भारत के गवर्नर जनरल बना दिया गया। मतलब मद्रास और मुंबई को पूरे छोड़ दिया गया। अब बंगाल के गवर्नर जनरल ही भारत का गवर्नर जनरल बन गया। तो सीधा ये बात बोल सकते हैं, इसमें एक और क्वेश्चन बनता है कि सबसे ज्यादा केंद्रीकरण कौन से एक्ट के तहत किया गया? भाई अब बंगाल के गवर्नर जनरल को पूरा भारत का गवर्नर जनरल बना दिया, तो सीधी सीधी बात है, शक्ति का एक जगह केंद्रण हो गया। मतलब एक बंगाल का गवर्नर जो है सीधा पूरे देश के लिए बनाएगा, पूरे जहां जहां शासन करती कंपनी उसके लिए नियम और कानून बनाएगा। तो सबसे ज्यादा केंद्रीकरण कौन से एक्ट से किया गया आपका? सबसे ज्यादा नोट, इसको भी नोट कीजिएगा, केंद्रीकरण सबसे ज्यादा जो है 1833 के एक्ट में किया गया है ना। इसको जो मैं बताते जाऊंगा उसको आप पॉइंट आउट और कर लीजिएगा, क्योंकि क्वेश्चन सीधा बनते हैं वहां से। चलिए आगे बढ़ते हैं, आगे एक्ट में अब आया 1853 का आपका चार्टर एक्ट। 1853 के चार्टर एक्ट में क्या हुआ था, पहली बार योग्यता प्रणाली, योग्यता है, मतलब जैसे भारत में आपका आईएएस, आईपीएस और आईएफएस होता है, इसी प्रकार योग्यता प्रणाली की लागू करने की बात की गई कि अब जितने भी पद है हम सीधा आईसीएस, आईसीएस होता है इंडियन सिविल सर्विस, हम जितने भी पद हैं कंपनी के हम आईसीएस के माध्यम से भरेंगे। तो पहली बार सीधा यहाँ पर एक क्वेश्चन बनता है कि भारत में पहली बार योग्यता प्रणाली की शुरुआत कब हुई थी? तो सीधा इसका आंसर होता है आपका, सीधा क्वेश्चन का आंसर होता है 1853 के चार्टर एक्ट से पहली बार योग्यता प्रणाली की शुरुआत हुई। ठीक, अब आगे अधिनियम आता है 1858। आप नोटिस कीजिएगा, इससे पहले 1858 के पहले जितना भी आता था वो चार्टर एक्ट के रूप में आता था। क्या आता था? चार्टर एक्ट के रूप में आता था। लेकिन 1858 के बाद जितने भी आपका अधिनियम है वो भारत सरकार अधिनियम के नाम से आता था। इसका कारण है मैं आपको बताता हूँ ताकि आपको अच्छे से समझ में आए। 1857 की क्रांति हुई थी, सबको पता है। जब 1857 की क्रांति हुई तो ब्रिटिश गवर्नमेंट जो है कंपनी की जितनी भी शक्ति, पावर और शासन का करने का जो उसका प्रक्रिया है सबको अपने हाथ में लिया। बोलती है ब्रिटिश गवर्नमेंट, अब आपको कुछ नहीं करना है, हम अपने माध्यम से, आप हमारे माध्यम से आपको वहां का शासन प्रशासन चलाना है करके। लेकिन अब चलाया कैसे, इसके लिए एक अलग प्रावधान किया। इसके नाम से 1858 में एक नया आया एक्ट, भारत सरकार अधिनियम 1858। अब इसमें क्या किया था, भारत मंत्री का गठन किया गया। जैसे आपको क्या होता है भारत में, क्या जितने प्रकार के मंत्री होते हैं, जैसे आपका विदेश मंत्री, गृह मंत्री, वैसे इंग्लैंड शासन में भारत का मंत्री ही बना दिया था। मतलब एक प्रकार का भारत एक प्रकार का मंत्रालय था। तो यहाँ से सीधा क्वेश्चन आता है, भारत में पहली बार कौन सा एक्ट से, कौन सा अधिनियम से भारत मंत्री का गठन किया गया? तो सीधा इसका आंसर आएगा 1858 के एक्ट से भारत मंत्री का अपना गठन किया गया है। और संपूर्ण ब्रिटिश भारतीय प्रदेश के शासन की जिम्मेदारी से सौंपी गई। मतलब जो भी रिपोर्ट करना था
इसका अंदर एक 13 या सॉरी 15 सदस्यीय एक टीम होती थी, 15 सदस्यीय टीम होती थी। इसका प्रमुख कौन होता था? भारत मंत्री। मतलब ये जो 15 सदस्यीय टीम है ये डायरेक्ट भारत मंत्री को रिपोर्ट करती थी और भारत मंत्री सीधा इससे जवाब देता था ब्रिटिश गवर्नमेंट में कि भारत में हम ऐसा शासन कर रहे हैं, ऐसा चलाएंगे, ऐसा कर रहे हैं, तो रिपोर्ट करती थी इसके माध्यम से, भारत मंत्री के माध्यम से। चलिए आगे एक में क्या देखते हैं। अब 1858 के बाद एक एक्ट आया 1861 के एक्ट, कि इसमें बहुत कुछ ज्यादा जानने की आवश्यकता नहीं है। इसमें सिर्फ यही है कि इसमें जो गवर्नर जनरल का एक परिषद होता था, तो उसके सह परिषद में विधायी कार्य करता है। विधायी कार्य मतलब कानून बनाना, जैसे आज के डेट में लोकसभा है, राज्यसभा है, विधानसभा है, विधान परिषद है। उसी प्रकार जब कोई परिषद जो विधायी कार्य करता है तो उसमें प्रतिनिधियों को, मतलब पहले क्या होता था, सीधा वहां से सिलेक्ट करते थे। इसमें आप नॉमिनेशन जैसे होता है ना राज्यसभा में मनोनयन, उसी प्रकार पहली बार मनोनयन की प्रक्रिया 1861 के भारतीय परिषद अधिनियम के तहत आया। तो ये क्वेश्चन बनता तो नहीं है, बाकी नोट डाउन कर लीजिए, कभी भी आ सकता है कि पहली बार विधायी मतलब गवर्नर जनरल के परिषद में पहली बार नॉमिनेशन की प्रक्रिया कौन से स्टार्ट हुई, तो आपका 1861 के एक्ट से स्टार्ट हुआ नॉमिनेशन नियुक्ति, है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। आपका 1892, ये बहुत अच्छा, बहुत इंपॉर्टेंट एक्ट है, याद रखिएगा। ये वो दौर था जब 1885 में आपका 1885 में कांग्रेस की स्थापना हुई थी। इसमें आपका दादा भाई नौरोजी, फिरोज शाह मेहता, बहुत बड़े बड़े प्रबुद्ध विद्वान थे। अब इसने क्या किया, कांग्रेस की स्थापना हुई तो भारत के अधिकारों को लाने की बात की गई, तो उसके परिणाम स्वरूप ब्रिटिश गवर्नमेंट ने एक एक्ट लाया, भारत परिषद अधिनियम 1892। सबसे इंपॉर्टेंट चीज है इसमें अप्रत्यक्ष चुनाव की शुरुआत की गई। इससे पहले जितने भी नियम आते थे, नॉमिनेशन करते थे, मनोनयन करते थे, पिछले एक बताया आपको, तो पहली बार अप्रत्यक्ष चुनाव की शुरुआत 1892 में की गई थी। और यहाँ से सीधा क्वेश्चन बनते हैं, पहली बार कौन सा अधिनियम से अप्रत्यक्ष चुनाव की शुरुआत हुई थी, तो आपका 1892 के अधिनियम से। अब क्या था, भारतीय सदस्यों को बजट पर बहस करने की शक्ति दी गई। स्वाभाविक बात है, अब प्रत्येक शुरुआत चुनाव की शुरुआत हुई तो उसमें भारतीय शामिल होंगे, अब शामिल होंगे तो भारतीय सदस्य जो जितने भी बजट बनते हैं उसमें बहस करने की शक्ति गई, जो आप उस विषय पर आप बहस कर सकते हैं करके, और भारतीय सदस्य को प्रश्न पूछने का अधिकार मिला। अब बजट पर बहस करेगा तो प्रश्न तो पूछेगा ही, है ना। तो इस एक्ट में इंपॉर्टेंट चीज है, अब प्रत्यक्ष चुनाव की शुरुआत हुई थी पहली बार, भारतीय सदस्य को बजट पर बहस करने की शक्ति दी गई थी, और भारतीय सदस्य को प्रश्न पूछने का अधिकार मिला था। ये तीनों इंपॉर्टेंट है, ये तीनों समय से क्वेश्चन आते हैं। जैसा बताया कि पहली बार अप्रत्यक्ष चुनाव की शुरुआत कौन सा अधिनियम से हुई थी, 1892। पहली बार प्रश्न पूछने का अधिकार कौन सा अधिनियम से आया था, 1892। पहली बार बजट में बहस करने की शक्ति कौन सा अधिनियम से आया था, 1892। तो इसको अच्छे से नोट डाउन कीजिएगा और इसको अच्छे से पॉइंट आउट कीजिएगा। अब आते हैं 1909 का माल्य मिंटो अधिनियम। इसको माल्य मिंटो का नाम इसलिए जानते हैं, माल्य होता था भारत में, भारत का मंत्री था, जो आपको बताया था 1858 में भारत मंत्री गठन किया गया था। तो जो भारत मंत्री वही है माल्य। मिंटो का क्या था, ये वायसराय था। हाँ, एक चीज और आपको मैं बताना भूल गया था, 1858 के पहले जितने भी होते थे वो कहा जाते थे गवर्नर जनरल, गवर्नर जनरल। और 1858 के बाद जितने भी होते थे वो कहलाते थे आपका वायसराय। आप जब भी पढ़ेंगे देखिएगा, 1858 के पहले जितने भी होती थी, भारत गवर्नर जनरल लॉर्ड माउंटबेटन, सॉरी आपका लॉर्ड विलियम बेंटिंग, लॉर्ड हेडिंग, आपका और जितने भी होते थे 1858 के बाद पूरे वायसराय होते थे, है ना। तो 1909 का अधिनियम ये बताया था, भारत का मंत्री होता था माल्य और वायसराय होता था मिंटो, इसलिए इसका नाम ही सीधा माल्य मिंटो अधिनियम कर दिया गया। और इसमें सबसे जो इम्पोर्टेंट चीज है कि आपको मुसलमानों के लिए एक अलग निर्वाचन मंडल की व्यवस्था की गई, जो सबसे
जो आज जो हिंदू मुसलमानों की जो सांप्रदायिकता की जो चीजें घटना होती है, इसका सबसे बड़ा कारण एक है आपका पृथक निर्वाचन मंडल की व्यवस्था करना। ये क्या होता है पृथक निर्वाचन व्यवस्था की? मान के लिए कोई जगह है और कोई जगह में एक पार्ट मान लेते हैं, तो यहाँ पर पृथक निर्वाचन में यहाँ पर सिर्फ मुस्लिम ही खड़ा हो सकता था, कोई हिंदू खड़ा नहीं हो सकता था, न क्रिश्चियन खड़ा हो सकता था, न कोई दूसरा धर्म खड़ा हो सकता था। तो निर्वाचन मंडल का व्यवस्था मतलब ये है कि इसके लिए मुसलमानों के लिए इतना से रिजर्व कर देना ताकि उसमें सिर्फ मुसलमान ही खड़ा हो और मुसलमान उस जगह का प्रतिनिधित्व कर पाए। तो ये क्या है, तो बांटने वाली चीजें थी कि भाई आप एक धर्म विशेष को आप बढ़ावा दे रहे हैं करके, और अंग्रेजों का वही है बांटो और राज करो नीति। आज जितना हिंदू मुसलमानों जितने भी धर्मों में आपको व्यवस्था स्थापित कर दिए ताकि एक दूसरे के ही लड़ते रहे, हमारे खिलाफ लड़ने का सोच ही नहीं सके। तो इसलिए मुसलमानों के लिए अलग से निर्वाचन मंडल की व्यवस्था की गई उस अधिनियम 1909, है ना। और एक और इम्पोर्टेंट चीज था इसमें कि पहली बार भारतीयों का, आपको बताया था कि गवर्नर जनरल का अपना परिषद होता था, कार्यकारिणी होता था। पहली बार उसमें भारतीय को एक सदस्य मिला, किसमें? सत्यनारायण सिन्हा। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको भी नोट डाउन कर लीजिएगा कि पहली बार भारत के गवर्नर जनरल या भारत के वायसराय में मनोनयन सदस्य कौन था भारत का? तो एस एन सिन्हा। सीधा क्वेश्चन आता है यहाँ से, तो आप याद कर लीजिए सत्यनारायण सिन्हा जी को, जो हमारे पहले कार्यकारिणी के गवर्नर जनरल के सदस्य बने। और इसमें एक और याद बताया कि अलग निर्वाचन की व्यवस्था की गई किसके लिए? मुसलमानों के लिए। तो यही कारण था कि आपका 1909 के जो पार्लियामेंट अधिनियम है उसको पार्लियामेंट जो अधिनियम है तो भारत में सांप्रदायिक का निर्वाचन का पिता कहा जाता है। इसको पॉइंट आउट कीजिएगा, तो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि कौन सा अधिनियम से आपका मुसलमानों के लिए पृथक निर्वाचन की व्यवस्था की गई थी? तो आपको 1909 के अधिनियम से। यह वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब हम देखते हैं भारत सरकार का 1919 का अधिनियम। 1919 अधिनियम को लाने की आवश्यकता क्यों हुई? इससे भी पहले जितने भी आपका अधिनियम आया, जितना भी चार्टर आया, उसके विशेष कारण होते थे लाने के। जब सेंट्रल गवर्नमेंट होती थी, कंपनी पे नियंत्रण करना रहता था, हर विस्तार के उसका अधिकार देते थे। जैसे आपका 1793 का चार्टर आया तो उसको 20 साल के लिए दिए, 1813 में आया, फिर इसको 20 साल के लिए, फिर इसलिए 1833 में आया, फिर उसको 20 साल के लिए बढ़ाया गया, फिर 1853 में आया, फिर 1857 की क्रांति में, इसलिए 1858 में आया। जब 1858 में बनाया गया भारतीय परिषद अधिनियम, कुछ दिक्कतें थी, फिर 1861 में लाया गया। फिर क्या हुआ था, कांग्रेस की स्थापना हुई थी, दबाव बना, इसलिए 1892 का अधिनियम आया, फिर दबाव बना, फिर 1909 का अधिनियम आया। उसी प्रकार हर अधिनियम या चार्टर आता था, उसके विशेष कारण होते थे, तब उसको लाया जाता था। तो 1919 का जो अधिनियम लाने का विशेष कारण क्या होता था, क्या था? ये वो दौर था जब बाल गंगाधर तिलक और आपका एनी बेसेंट ये होम रूल आंदोलन का स्टार्ट किए थे। होम रूल क्या होता था? आंदोलन में कि अपने देश शासन अपने द्वारा बनाना, अपने द्वारा चलाना। तो जब ये आंदोलन हुआ तो बहुत देशव्यापी समर्थन मिला, जिससे अंग्रेजों को लगा नहीं, इनको अधिकार देना चाहिए, तो एक विद्रोह हो सकता है। तो उसके फलस्वरूप ये आया हमारा भारत सरकार अधिनियम 1919, और जो बहुत इंपॉर्टेंट है। इस अधिनियम में पहली बार, इससे पहले शासन कौन करता था? शासन करते थे गवर्नर जनरल के माध्यम से। तो केंद्र और राज्य दोनों राज्य से प्रांत होता था, केंद्र और प्रांत में डायरेक्ट गवर्नर जनरल के माध्यम से ही शासन होता था। लेकिन अब क्या किया, पहली बार जो प्रांत का विषय होता था, एक चीज और हो जाता, एक और बता देता हूँ एक चीज आपको। कोई भी देश चलता है तो उसमें 3 विषय होते हैं। एक केंद्र का विषय होता है जिसमें केंद्र सरकार देता है, एक राज्य का विषय होता है जो राज्य सरकार देता है, एक संवर्ती विषय होता है जिसमें केंद्र राज्य दोनों कानून बनाते हैं, है ना। एक और होता है अवशिष्ट, मतलब कोई क्या होता है, केंद्र का एक निश्चित विषय होता है, वैसे राज्य का निश्चित विषय होता है, एक संवर्ती का निश्चित विषय होता है, और कोई विषय यदि कोई छूट गया तो आता है अवशिष्ट विषय में, है ना। तो इसी प्रकार पहली बार आपका प्रांत का जो सूची होता है, जैसे केंद्र में वर्तमान में एग्जाम्पल है, जैसे केंद्र में आपका वित्त हो गया,
आपका विदेश हो गया, संचार हो गया, ये आपके सब केंद्र के विषय हैं। उसी पर राज्य में कृषि हो गया, आपका स्टाम्प हो गया, आपका जो संपत्ति हो गया, संपत्ति कर हो गया, ये आपके सब जो है राज्य के विषय हो गया। वैसे समवर्ती में वन हो गया, ऐसा से सबको में विषय में बांट दिया जाता है। आज के देश में बटा हुआ है लगभग केंद्र में लगभग 100% के आसपास है। इसमें आपका 62 या 67 ऐसा कुछ है, देख लीजिएगा, देख लो, बता दूंगा मैं आपको। उसी प्रकार समवर्ती की सूची मतलब सब विषय को अलग अलग वर्ग में बांट दिया जाता है, ताकि इसमें क्लियर हो केंद्र कौन से विषय में कानून बना सकता है, राज्य कौन से विषय में कानून बना सकता है, और दोनों केंद्र राज्य किस विषय में कानून बना सकते हैं, तो अलग अलग बांटा गया। उसी प्रकार पहली बार 1919 के अधिनियम में पहली बार केंद्रीय सूची को शासन का अधिकार केंद्र सरकार को दिया गया, बांटा गया। सीधा क्वेश्चन बनता है पहली बार विषय को कौन सा अधिनियम में बांटा गया, तो सीधा आपका आंसर है 1919 के अधिनियम में, है ना। अब क्या है, और प्रांतीय सूची, पहली बार प्रांतीय सूची का आपका शासन करने का अधिकार किसको दिया गया, प्रांतीय सरकार को दिया गया। ठीक है, अभी आपको मैं सूची बताया, वैसे केंद्र का केंद्र पर और प्रांतीय सूची का अधिकार प्रांतीय सरकार। पहले प्रांतीय सूची को भी केंद्र ही करता था। 1919 का अधिनियम में पहली बार बदला कि प्रांत का अधिनियम, प्रांत का कानून प्रांत सरकार बनाया गया, और इस प्रांतों में द्वैत शासन की शुरुआत हुई। द्वैत शासन थोड़ा समझ लीजिए, सीधा क्वेश्चन यहाँ से उठता है, प्रांतों में द्वैत शासन की व्यवस्था कब लागू की गई थी। सीधा क्वेश्चन कई बार आ चुका है, कई बार वाकई में आ चुका है, पीएससी में भी आते रहते हैं, हर एग्जाम में अभी सीधा क्वेश्चन बनता है। किस भारतीय परिषद अधिनियम के तहत द्वैत शासन की व्यवस्था की गई थी, तो सीधा इसका आंसर 1919 के अधिनियम के तहत द्वैत शासन की व्यवस्था की गई थी। अब हालांकि द्वैत शासन क्या है जानना जरूरी नहीं है, लेकिन मैं आपको बता देता हूँ। जो प्रांतीय विषय होता था उसको दो भागों में बांट दिया गया था, एक आरक्षित विषय, एक होता था हस्तांतरित विषय। हस्तांतरित मतलब जो सीधा आपका प्रांतीय सरकार, आपको प्रांतीय सरकार के माध्यम से जो विषय होता था वो प्रांतीय सरकार चलाता था, और जो आरक्षित विषय होता था तो सीधा केंद्र सरकार, वायसराय की टीम होती थी जो परिषद होती उसके माध्यम से चलती थी। ये जो मैं आपको बताया, गवर्नर और उसकी कार्यकारिणी परिषद को शक्ति प्रदान की गई थी, और हस्तांतरित विषय को उत्तरदायी मंत्रियों की सहायता से गवर्नर, जो प्रांत में गवर्नर होते उसके माध्यम से आपका प्रांतीय विषय पर जो आपको हस्तांतरित विषय है उसमें उसकी सहायता से चलाया जाता है। तो इम्पोर्टेंट है, इसको नोट डाउन कर लीजिएगा कि सीधा द्वैत शासन की स्थापना प्रांतों में कब से लागू हुई थी, तो 1919 के अधिनियम। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब आ जाता है आपका 1935 का भारत सरकार अधिनियम 1935। आपको पता है 1927 में एक कमीशन आया, बोलते साइमन कमीशन। साइमन कमीशन में काम था कि भारत का दौरा करे, वहां का जो यथास्थिति है उसको देखे करे, और अपना साइमन कमीशन इस बार 3 बार दौरा किया भारत का, फिर अपनी रिपोर्ट किसको सौंपी, इंग्लैंड सरकार को। तो इंग्लैंड सरकार ने भारत में अधिनियम कानून बनाने के लिए एक सम्मेलन का आयोजन किया, जिसको अपन गोलमेज सम्मेलन आयोजित किया गया। क्वेश्चन भी आता सीधा कि कौन सा अधिनियम गोलमेज सम्मेलन के अनुरूप आया, 1935 का अधिनियम। एक आपका वो था 1930, 31 और आपका 32 है। तो इस सहमति के आधार पर 3 बार बैठा हुआ, 3 बैठक में कुछ चर्चा की गई क्या क्या होना चाहिए, क्या नहीं होना चाहिए। तो उसके आधार पर एक अधिनियम पारित किया गया जिसको बोलते हैं 1935 का भारत सरकार अधिनियम 1935, है ना। अब याद कीजिए, हम 1919 का अधिनियम पढ़े थे, प्रांतों में द्वैत शासन। अब प्रांतों में द्वैत शासन को खत्म कर दिया गया, अब पूरा शासन सीधा प्रांतीय करेगा। उसमें हस्तांतरित और आरक्षित विषय उसको पूरा समाप्त कर दिया गया, और वह विधायिका की शुरुआत की गई। विधायिका की शुरुआत में मतलब वहां चुनाव हुए, चुनाव होने के बाद वहां विधायिका का निर्माण किया गया, विधायिका के माध्यम से प्रांत का शासन चलता था। अब केंद्र में द्वैत शासन की स्थापना हुई। पहले 1919 के अधिनियम में राज्य में था, तो 1935 के अधिनियम में द्वैत शासन। यहाँ पर थोड़ा कंफ्यूजन मत होइएगा
कि पता चल रहा है आपको केंद्र में गण शासन की स्थापना कब हुई थी, आप 1919 में मार के आ गए। पता चला 1900 प्रांत में गण शासन की स्थापना कब हुई थी, आप 1935 में मार के आ गए। थोड़ा कंफ्यूजन हो जाएगा, बस याद रखिएगा 1919 में गण शासन की स्थापना आपका प्रांतों में की गई थी और 1935 के अधिनियम में गण शासन की स्थापना आपका केंद्र में की गई थी, है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब 1947 का अधिनियम, इसमें कुछ बहुत ज्यादा है नहीं है, वही हमको पता है कि पहली बार 2 राष्ट्र का उदय हुआ भारत और पाकिस्तान, तो उसी के तहत अधिनियम आया हुआ था कि भारत को 2 भागों में बांटना था, भारत और पाकिस्तान। कुछ विशेष कानून के तहत ही बांटा जा सकता है, कुछ अधिनियम के तहत ही बांटा जा सकता है, तो इसलिए अधिनियम को लाया गया। इसमें और कुछ ज्यादा इम्पोर्टेंट है नहीं है। तो 1947 के अधिनियम के तहत भारत और पाकिस्तान जो है अलग अलग देश बना। अब हम इस पर करेंगे कि जैसे टॉपिक होगा हम उस पर क्वेश्चन एमसीक्यू करेंगे अगली बार, ताकि हम जो पढ़ रहे हैं थ्योरी, ताकि हम क्वेश्चन ग्रुप में देखें, ताकि हमको याद हो। चलिए आज की क्लास के लिए फिलहाल आज की क्लास के लिए इतना ही। अब मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में संविधान के आगे क्लास में। चलिए।